अब इस एपिसोड की शुरुआत भी वहीं से होती है जहां बहुत सारे कल्टीवेटर्स अब ग्रैनी को चारों तरफ से घेर लेते हैं। पर हमारी ग्रैनी टस से मस नहीं होती और मुस्कुराकर अपनी जादुई कैंची लहराते हुए कहती हैं, बहुत दिनों से मैंने अपनी इन बूढ़ी हड्डियों को हिलाया भी नहीं है। आज अगर मैंने तुम सबकी खाल उधेड़ कर नए कपड़े न बनाए तो देखना। दूसरी तरफ चिन्मू अपनी जान बचाकर तेजी से भाग रहा था। भागते भागते वो पीछे मुड़कर देखता है और सोचता है, ये कल्टीवेटर्स तो पानी पर भी बिल्कुल मेरे क्रिपल ग्रैंडपा की तरह ही तूफानी स्पीड से दौड़ रहे हैं। मुझे हर हाल में इस नदी से दूर घने जंगलों की तरफ जाना होगा, वरना मैं सीधे इनके हत्थे चढ़ जाऊंगा। तभी चिन्मू नोटिस करता है कि उसका पीछा कर रहे उन चारों कल्टीवेटर्स में से एक की स्पीड थोड़ी स्लो यानी धीमी है। वो इसी का फायदा उठाता है और फुर्ती से उसके पास से कट मारकर आगे निकल जाता है। झाड़ियों के पीछे हिरणों का एक बहुत बड़ा झुंड दौड़ रहा था और हमारा चालाक चिन्मू सीधे उस झुंड के बीच में घुसकर मिक्स हो जाता है। अब उन चारों कल्टीवेटर्स को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इनमें से असली चिन्मू कौन सा है। अपनी इसी बौखलाहट में वे जालिम कल्टीवेटर्स वहां के मासूम हिरणों को एक एक करके बेरहमी से मारने लगते हैं। ये खौफनाक मंजर देखकर चिन्मू का दिल दहल जाता है। वो सोचता है, ये कैसे कल्टीवेटर्स हैं जिनके लिए किसी बेगुनाह जानवर की जान का कोई मोल ही नहीं है। सारे हिरण अपनी जान बचाकर इधर उधर भाग रहे थे, लेकिन वे शिकारी किसी को नहीं छोड़ते। तभी उन कल्टीवेटर्स में से एक लड़की अपनी तेज नजरों से हिरण के भीष में छिपे चिन्मू को पहचान लेती है और वे चारों एक बार फिर उसके पीछे हाथ धोकर पड़ जाते हैं। चिन्मू भागते हुए गौर करता है कि वो लड़की अपनी तलवार यानी स्वॉर्ड को बिना छुए हवा में ही कंट्रोल कर रही है और ध्यान से देखने पर उसे पता चलता है कि उसने स्वॉर्ड कंट्रोल के लिए एक डिवाइन एनर्जी थ्रेड का इस्तेमाल किया है। पर वहां वे शिकारी चार थे और चिन्मू अकेला। देखते ही देखते उन सब ने चिन्मू को चारों तरफ से घेर लिया। इधर नदी किनारे ग्रैनी ने उन कल्टीवेटर्स को इतनी कड़क टक्कर दी थी कि उनके लीडर को समझ आ चुका था कि ये कोई मामूली बुढ़िया नहीं बल्कि बेहद खतरनाक और तेज फाइटर है। वो ग्रैनी की ताकत देखकर हैरान रह जाता है और अपने अटैक को और भी ज्यादा खौफनाक और जानलेवा बना देता है। इधर जंगलों के बीच चिन्मू के पीछे वो लड़की अपनी तलवार को हवा में ऐसे लहरा रही थी जैसे वो कोई जादुई तलवार हो। चिन्मू देखता है कि वो लड़की अपनी स्वॉर्ड को अपनी अंदरूनी डिवाइन एनर्जी से कंट्रोल कर रही है। चिन्मू इस जानलेवा फाइट से भी बहुत कुछ सीख रहा था और उनकी टेक्निक को बारीकी से समझ रहा था। तभी उस लड़की की तलवार का एक जबरदस्त वार चिन्मू को ब्रश करते हुए छूकर निकल जाता है, जिससे उसके शरीर पर एक गहरा कट लग जाता है। अब चिन्मू सोचता है, मेरा ये हिरण वाला रूप भले ही बहुत फास्ट है, पर अगर इन चारों कल्टीवेटर्स के जानलेवा वारों से बचना है तो मुझे अपने असली इंसानी रूप में वापस आना ही होगा। और जैसे ही वो लड़की उस पर दोबारा एक जानलेवा स्वॉर्ड से वार करती है, चिन्मू हवा में उछलकर अपनी वो हिरण वाली जादुई खाल उतार फेंकता है। यह देखकर वे चारों कल्टीवेटर्स बुरी तरह शॉक रह जाते हैं। अब उनके सीनियर कल्टीवेटर ने चिल्लाकर कहा, तुम्हारी तलवार की धार बहुत तेज है, क्यों ना इस लड़के पर ही अपनी स्वॉर्ड्स की कड़क प्रैक्टिस करो। ये सुनते ही वो लड़की अपने कल्टीवेशन की सारी तलवारें हवा में निकाल लेती है। चिन्मू इन तैरती हुई तलवारों को देखकर दंग रह जाता है और कहता है इम्प्रेसिव, क्योंकि उसने इससे पहले कभी किसी को एक साथ इतनी सारी स्वॉर्ड्स को हवा में कंट्रोल करते हुए नहीं देखा था। अगले ही पल वे सारी तलवारें सनसनाती हुई सीधे चिन्मू की तरफ बढ़ती हैं और उनमें से कुछ तलवारें सीधे चिन्मू के शरीर पर जा लगती हैं। लेकिन ट्विस्ट ये था दोस्तों कि हमारे ब्लैकस्मिथ ग्रैंडपा ने पहले ही चिन्मू के पूरे शरीर पर लोहे के बेहद वजनदार हेवी आयन आर्मर फिट कर दिए थे, जिसकी वजह से वे जादुई तलवारें चिन्मू के शरीर को भेद ही नहीं पाती और बेअसर हो जाती हैं। चिन्मू मुस्कुराकर कहता है, अब वक्त आ गया है कि मैं तुम्हें अपने इस वजनदार आर्मर की असली ताकत दिखाऊं। और वो हवा में ही अपने सारे भारी आर्मर्स को खोलकर निकाल देता है और उनसे ढाल बनाकर उन सभी तलवारों के वार को एक ही बार में ब्लॉक कर देता है। पर वो लड़की भी कम नहीं थी। वो अपनी कल्टीवेशन पावर से उन सारी स्वॉर्ड्स को वापस कंट्रोल करती है और दोबारा चिन्मू पर चला देती है। लेकिन अब तक तो भारी आर्मर निकलने के बाद चिन्मू का सारा शरीर इतना हल्का हो चुका था कि उसे तुरंत अपने क्रिपल ग्रैंडपा की वो सीक्रेट बात याद आती है। वो अपनी तूफानी स्पीड का इस्तेमाल करता है और हवा में उड़ते हुए एक फूल की पंखुड़ी यानी पेटल पर अपना पैर रखकर बिजली की रफ्तार से बातें करते हुए वहां से गायब हो जाता है। चिन्मू को हवा से भी तेज इस तरह भागता देख उन चारों कल्टीवेटर्स के होश उड़ जाते हैं। उनका सीनियर हैरान होकर कहता है, ये लड़का तो बेहद तेज है और मैं ये सोचकर हैरान हूँ कि एक मामूली और नॉर्मल लड़का जिसके अंदर कोई स्पिरिट एनर्जी भी नहीं है, वो अब तक थका क्यों नहीं। यानी इसकी वाइटल एनर्जी सचमुच कमाल की है। भागते भागते चिन्मू दिमाग चलाता है और सोचता है, मैं इन शिकारियों को अपने विलेज की तरफ लेकर नहीं जा सकता। इसके बजाय मैं इन्हें वेस्टलैंड की सबसे डेंजरस जगह पर लेकर जाऊंगा। और वो उन्हें गुमराह करते हुए सीधे डीमंस वाले खौफनाक इलाके में खींच लाता है। वहां पहुंचते ही सीनियर कल्टीवेटर डर जाता है और अपने साथियों से कहता है, सब लोग केयरफुल रहना, यहाँ आसपास बहुत ही पावरफुल डीमंस का राज है। तभी चिन्मू भागते हुए एक बहुत बड़ी चट्टान पर चढ़ जाता है, पर वो अनजाने में एक ऐसी जगह पहुंच गया था जहाँ उसके ठीक पीछे अंधेरे में एक
खौफनाक डीमन ने अपनी बड़ी सी आंख खोल दी थी। ये डरावना मंजर देखते ही चिन्मू का पैर फिसल जाता है और वो जान बचाने के लिए एक क्लिफ यानी चट्टान के कोने को पकड़कर लटक जाता है। जब कैमरा जूम आउट होता है तो हम देखते हैं कि वो और कोई नहीं बल्कि एक जाइगेंटिक डीमन एप था, जिसकी बॉडी किसी पहाड़ जितनी बेहद विशाल थी। उसे देखकर चिन्मू नीचे गिर पड़ता है। तभी वो सीनियर कल्टिवेटर इसी मौके का फायदा उठाकर अपनी तलवार से सीधे चिन्मू पर वार करना चाहता है, लेकिन वो जायंट डीमन एप जोर से दहाड़ता है और उन दोनों पर एक ऐसा भारी भरकम पंच जड़ देता है जिससे वो सीनियर कल्टिवेटर दूर जाकर गिरता है और उसके मुंह से खून निकल आता है। वो दर्द से कराहते हुए कहता है, ये इलाका इस डीमन एप का है और हम इससे नहीं लड़ सकते। ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसके सामने तो शायद हमारे मास्टर्स भी न टिक पाएं। उनमें से एक कल्टिवेटर पूछता है, तो क्या हम उस लड़के को ऐसे ही छोड़ देंगे? तभी वो लड़की चिन्मू को जमीन पर बेजान पड़ा देखकर कहती है, इस जायंट एप के एक ही पंच से हमारे सीनियर का यह बुरा हाल हुआ है, तो वो मामूली लड़का तो अब तक पक्का मर ही गया होगा। तभी वो विशाल डीमन एप चिन्मू के पास जाता है और उसे छोटा बच्चा समझकर अपनी उंगलियों से उठाने की कोशिश करता है। हमारा शातिर चिन्मू वहाँ मरने की एक्टिंग कर रहा था, जिससे वो एप उसे ऊपर उठाकर अपने चेहरे के सामने लाकर निहारने लगता है। पर वो चालाक लड़की दूर से चिन्मू की इस एक्टिंग को पहचान लेती है। इससे पहले कि वो कुछ कर पाती, चिन्मू पलक झपकते ही उस एप के हाथों से खुद को छुड़ाता है और उसकी विशाल बॉडी पर से जंप मारते हुए इतनी तेजी से भागता है कि उसे पकड़ने के चक्कर में वहाँ चारों तरफ बड़े बड़े पत्थर गिरने लगते हैं। वहाँ इतना भारी धूल का गुबार छा जाता है कि किसी को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तभी अचानक झाड़ियों से एक छोटा हिरण दौड़ता हुआ आता है और उस विशाल डीमन एप को अपनी भाषा में सारी कहानी बता देता है कि कैसे इन बाहरी कल्टिवेटर्स ने जंगल के कितने सारे बेगुनाह हिरणों को बेरहमी से मार डाला है। यह सुनते ही उस डीमन एप की आंखों में खून उतर आता है और वो भयंकर गुस्से में उन चारों कल्टिवेटर्स पर काल बनकर टूट पड़ता है। चिन्मू दूर से ये सब देखकर समझ जाता है कि यह विशाल एप असल में इस जंगल के सभी मासूम जानवरों का प्रोटेक्टर है। तभी अचानक चिन्मू को अपनी ग्रैनी का ख्याल आता है। उधर नदी किनारे कल्टिवेटर्स के हमलों से बचकर भागती हुई ग्रैनी भी मन ही मन सोच रही थी कि मेरा बच्चा चिन्मू कैसा होगा। यहाँ ये दोनों एक दूसरे की फिक्र में डूबे हुए थे। तभी कल्टिवेटर्स ग्रैनी को एक फॉर्मेशन में घेर लेते हैं और उन पर एक साथ सैकड़ों तलवारों से अटैक कर देते हैं। ग्रैनी उन वारों से बच तो रही थी, पर बचते बचते कई तलवारें सीधे उनकी बॉडी के अंदर घुस जाती हैं। ये देखकर वे सारे शिकारी हंसने लगते हैं और ये समझकर कि बुढ़िया अब खत्म हो गई, अपना गार्ड डाउन कर देते हैं। लेकिन तभी दोस्तों ग्रैनी अपना अल्टीमेट मूव खेलती हैं। वो अपनी जादुई कल्टीवेशन पावर से उन सबके पास ऐसे पहुंचने लगती हैं जैसे कोई टेलीपोर्ट हो रहा हो और पलक झपकते ही अपनी एक एक जादुई नीडल से उन सभी कल्टीवेटर्स को एक साथ अपनी सिलाई यानी स्टिचिंग में जिंदा बांध लेती हैं। अब ग्रैनी अपनी भयानक बड़ी सिजर लेकर उनके लीडर की तरफ बढ़ती हैं, पर वो लीडर अपने कल्टीवेशन के एक शॉर्ट बॉल से ग्रैनी पर दोबारा अटैक कर देता है और गुस्से में चिल्लाकर कहता है, अब तुम कितनी भी कोशिश कर लो बुढ़िया, तुम भी अपने उस डीमन लड़के के पास जल्दी ही ऊपर पहुंच जाओगी। इधर चिन्मू भागते भागते उन चारों शिकारियों से बहुत दूर आ चुका था। दूसरी तरफ उन कल्टिवेटर्स पर उस विशाल डीमन एप ने बड़े बड़े पत्थरों से ऐसा भयानक अटैक किया कि वे जैसे तैसे अपनी जान बचाकर उस इलाके से बहुत दूर भाग खड़े होते हैं। भागने के बाद उनमें से एक कल्टिवेटर डरते हुए कहता है, अगर हमने उस लड़के को नहीं पकड़ा तो हमारे मास्टर्स हमें कभी माफ नहीं करेंगे और जान से मार देंगे। तभी वो लड़की आगे आती है और अपनी जादुई सेंस से चिन्मू की वाइटल एनर्जी को महसूस करती है और उसकी सही डायरेक्शन का पता लगा लेती है। वे सब दोबारा चिन्मू की तरफ बढ़ने लगते हैं। इधर जंगलों में भागते हुए चिन्मू को अचानक अपनी ग्रैनी की कही हुई एक बहुत ही जरूरी बात याद आती है। ग्रैनी ने कहा था, चिन्मू जब भी तुम्हें ऐसा लगे कि तुम रात होने से पहले वापस विलेज तक नहीं पहुंच सकते तो रास्ते में मिलने वाले किसी भी पवित्र खंडहर यानी सेक्रेड रूइंस में शेल्टर ले लेना। तब चिन्मू ने पूछा था, पर ग्रैनी मुझे कैसे पता चलेगा कि वो खंडहर बिल्कुल सही और सेफ है? ग्रैनी ने समझाया था, देखो बच्चे, अगर उस खंडहर के बाहर हमारे विलेज जैसी गॉड की गोल्डन स्टैचू खड़ी होगी या फिर वहां जाने का कोई साफ रास्ता होगा, जब तुम किसी अनोखे जानवर यानी एक्सोटिक बीस्ट को देखो तो समझ जाना कि वे रात को वहीं शेल्टर लेते हैं। अब हमारा चिन्मू उन्हीं एक्सोटिक बीस्ट्स के पैरों के निशानों को फॉलो कर रहा था ताकि उसे सही और सुरक्षित रूइंस का पता चल सके। इस भाग दौड़ में चिन्मू की सारी एनर्जी पूरी तरह से ड्रेन यानी खत्म हो चुकी थी। तभी वो भागते भागते चीफ ग्रैंडपा की सिखाई हुई बिल्कुल बेसिक कल्टिवेशन मेथड को ट्राई करता है और उसी वक्त स्क्रीन पर एक बहुत बड़ा मैजिक होता है। उसका एनर्जी फ्लो अचानक से दोगुना फास्ट हो जाता है और उसके पूरे शरीर की वाइटल एनर्जी तेजी से बहती हुई सीधे उसके ब्रेन की तरफ चली जाती है। तभी चिन्मू अचानक अपने स्पिरिचुअल माइंड के अंदर एक बहुत बड़े गहरे समंदर में पहुंच जाता है, जो असल में उसकी खुद की वाइटल एनर्जी का समंदर था जिसकी कोई सीमा नहीं थी।
उस समंदर के ठीक बीचों बीच एक बहुत ही चमकीला स्फीयर तैर रहा था, जो कि चिन्मू का स्पिरिट एम्ब्रियो था, जिसे गॉड्स के एक बेहद शक्तिशाली बैरियर ने सील कर रखा था। चिन्मू अपनी पूरी ताकत से उस बैरियर को ब्रेक करने की कोशिश करता है, पर अफसोस वो गॉड्स के उस अमिट प्रोटेक्शन को भेद नहीं पाता। चिन्मू हार नहीं मानता, वो एक बार फिर अपने स्पिरिचुअल माइंड में चीफ ग्रैंडपा के दिए हुए लेसन्स को रिवाइज करता है और पूरी जिद के साथ उस एम्ब्रियो पर लगी सील को दोबारा ब्रेक करने का ट्राई करता है, पर नतीजा फिर से फेल हो जाता है और तभी उस बंद सील के अंदर से रहस्यमयी मंत्रों और रिचुअल्स की अजीबोगरीब आवाजें गूंजने लगती हैं। चिन्मू इस जादुई नजारे को देखकर और सुनकर पूरी तरह कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि उसे गॉड्स के इस अमर बैरियर को तोड़ने का दूर दूर तक कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। दूसरी तरफ नदी किनारे ग्रैनी ने अपनी जादुई ताकतों से उन सभी कल्टिवेटर्स की उड़ती हुई तलवारों को पल भर में नेस्तनाबूद कर दिया। यह देखकर उन शिकारियों के होश उड़ गए, क्योंकि उन्हें समझ आ चुका था कि इस बुढ़िया जैसी ताकत पूरी हेवनली डेमोनिक सेक्ट में किसी के पास नहीं है। ग्रैनी ने अकेले ही उस जादुई स्फीयर में मौजूद 6000 से भी ज्यादा तलवारों को एक ही झटके में खत्म कर दिया था। तभी अपनी पीठ में धंसी एक तलवार को ग्रैनी जैसे ही खींचकर बाहर निकालती हैं, वहां का नजारा देखकर सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उस गहरे जख्म से खून की एक बूंद भी बाहर नहीं निकलती। तब जाकर पता चलता है कि ये ग्रैनी की असली बॉडी नहीं, बल्कि सिर्फ एक इंसानी स्किन मास्क था। तभी उस स्किन मास्क पर लगे कट से ग्रैनी की असली और खौफनाक आवाज बाहर निकलती है, जिसे सुनते ही एक कल्टिवेटर डर के मारे कांपते हुए चिल्लाता है, तो तुम वो हो। पर इससे पहले कि वो ग्रैनी का असली नाम अपनी जबान पर लाता, ग्रैनी गुस्से में अपने मैजिकल थ्रेड्स को एक भयानक झटके के साथ खींचती हैं और पलक झपकते ही वहां मौजूद सभी कल्टिवेटर्स की बॉडीज हजारों टुकड़ों में कटकर हवा में बिखर जाती हैं। सबको खत्म करने के बाद ग्रैनी घने जंगलों की तरफ देखती हैं और कहती हैं, चलो अब बाहर भी निकल आओ, मैं जानती हूँ तुम वहीं छिपे हो। तभी एक पेड़ के पीछे से मुस्कुराते हुए हमारे क्रिपल ग्रैंडपा बाहर निकल आते हैं और मुस्कुराकर कहते हैं, अरे मैंने तो कुछ भी नहीं सुना। ग्रैनी कहती है, चलो अच्छा है। तभी क्रिपल ग्रैंडपा रहस्यमयी ढंग से आसमान की तरफ देखते हैं और कहते हैं, वैसे मैंने अतीत में एक बड़ी मशहूर कहानी सुनी थी, हेवनली डेमोनिक सेक्ट के उस महान लीडर के बारे में, जिसे अपने ही सेक्ट की एक बेहद खूबसूरत सेंटेस से प्यार हो गया था। उस लीडर ने उसकी मर्जी के बिना उससे जबरदस्ती शादी तो कर ली, पर शादी की पहली ही रात उस दुल्हन ने अपनी मैजिकल पावर से उस लीडर की पूरी बॉडी को अंदर से खोखला करके उसे बेरहमी से मार डाला और उस खौफनाक रात के बाद से उस दुल्हन को दुनिया में किसी ने दोबारा नहीं देखा। ग्रैनी एक शातिर और डरावनी स्माइल के साथ क्रिपल ग्रैंडपा की तरफ देखती हैं और कहती हैं, अच्छा तो ऐसी ही एक कहानी मैंने भी सुन रखी है, एक ऐसे शातिर चोर के बारे में जिसकी तूफानी स्पीड के आगे दुनिया की कोई भी तिजोरी या प्रोटेक्शन काम नहीं करती थी। पर एक बार जब उसने एक महान किंगडम से उनकी पवित्र डिवाइन सील चुराकर भागने की कोशिश की, तो वहां के एक गॉड लेवल मास्टर ने हवा में तलवार चलाकर उसकी एक टांग काटकर अलग कर दी थी। हालांकि वो चोर अपनी कटी टांग के बावजूद वहां से भागने में कामयाब रहा और सुना है कि आज भी उस किंगडम के मास्टर के पास उस चोर की वो कटी हुई असली टांग तिजोरी में महफूज रखी है। तो दोस्तों, यहाँ इन दोनों ने बातों बातों में एक दूसरे के अतीत के उन खौफनाक राजों को आईना दिखा दिया था, जिन्हें वे दुनिया से छिपाते आए थे। तभी क्रिपल ग्रैंडपा बात को संभालते हुए कहते हैं, अरे छोड़ो भी, हम क्यों बेवजह गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं। हम तो इस छोटे से विलेज के दो सीधे साधे बूढ़े हैं, भला हमें इन पुरानी बातों से क्या लेना देना। अच्छा, अब काम की बात पर आओ। क्या तुम्हें चीफ ग्रैंडपा ने यहाँ मेरी मदद के लिए भेजा था? ग्रैनी कहती हैं, हाँ, तुम्हारी फाइट के धमाके और जादुई नजारे हमारे विलेज से साफ साफ दिखाई दे रहे थे, इसीलिए विलेज चीफ ने मुझे यहाँ पर भेजा था। ग्रैनी फिक्र से पूछती हैं, तो क्या हमारा बच्चा चिन्मू विलेज में वापस आया था? क्रिपल ग्रैंडपा कहते हैं, नहीं, जब मैं विलेज से निकला तब तक तो वो मुझे रास्ते में कहीं नहीं मिला। अब दोनों चिंतित होकर तेजी से चिन्मू को ढूंढने के लिए जंगलों की तरफ दौड़ पड़ते हैं। दूसरी तरफ अंधेरा अब पूरी तरह छा चुका था। चिन्मू ने देखा कि जंगल के सारे खूंखार जानवर और बीस्ट्स अपनी जान बचाकर पागलों की तरह एक ही डायरेक्शन में भागे जा रहे थे और दूर आसमान में उस जानलेवा डार्कनेस का काला साया रफ्तार से उनकी तरफ बढ़ता चला आ रहा था। तभी ली रिवर सेक्ट के वे बचे हुए 5 कल्टिवेटर्स दूर से चिन्मू को देख लेते हैं और अपनी तलवारें तानकर दोबारा उसके पीछे लग जाते हैं। भागते भागते चिन्मू को आखिरकार दूर अंधेरे में वो सोने की तरह चमकता हुआ रूइंस दिखाई देता है, जहां जंगल के सारे बीस्ट्स तेजी से अंदर घुसे जा रहे थे, चाहे पानी में रहने वाले जीव हो, जमीन के खूंखार जानवर हो या फिर आसमान में उड़ने वाले विशालकाय जायंट बर्ड्स। अंधेरे के डर से वे सारे जानवर अपनी आपसी दुश्मनी भूलकर एक साथ उस पैलेस के दरवाजे की तरफ बढ़ रहे थे। चिन्मू भी अपनी पूरी ताकत लगाकर उसी पैलेस की ओर दौड़ना शुरू करता है और उसके ठीक पीछे वे शिकारी कल्टिवेटर्स भी तेजी से उसका पीछा कर रहे थे। पैलेस के मुख्य द्वार पर सभी जानवरों के बीच अंदर घुसने की एक भयानक होड़ मची हुई थी। चिन्मू देखता है कि अगर वो जमीन के रास्ते गया तो बहुत सारे जानवरों की भीड़ की वजह से बाहर ही छूट जाएगा और अंधेरा उसे निगल लेगा। वो तुरंत अपना दिमाग चलाता है और अपनी स्पीड बढ़ाकर कई बीस्ट्स के ऊपर से जंप मारते हुए
हवा में उड़ते हुए एक जायंट फ्लाइंग बीस्ट के पंजों को पकड़कर लटक जाता है और किसी तरह हवा के रास्ते पैलेस के गेट से सुरक्षित अंदर पहुंच जाता है। पर उन पीछा कर रहे कल्टिवेटर्स के ठीक पीछे से वो खौफनाक अंधेरा बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था। जैसे ही वे चारों गेट के पास पहुंचते हैं, उस डार्कनेस के अंदर छिपे खौफनाक डीमंस उनमें से एक कल्टिवेटर को अपने साये में दबोच लेते हैं। बाकी के 3 कल्टिवेटर्स जैसे तैसे गेट के अंदर पहुंच जाते हैं और जब उनका सीनियर कल्टिवेटर उसका हाथ खींचकर उसे अंदर लेने की कोशिश करता है, तब तक पलक झपकते ही उस कल्टिवेटर की पूरी बॉडी एक स्केलेटन में तब्दील हो चुकी थी और तभी उस काली डार्कनेस के अंदर से एक बेहद डरावने और खौफनाक डीमन का चेहरा दिखाई देता है। ये जानलेवा नजारा देखकर वो लड़की डर के मारे जोर से चीख उठती है और हमारा चिन्मू भी ये सब अपनी आंखों से देख रहा था। गेट बंद होते ही वो कमीना सीनियर कल्टिवेटर गुस्से में चिल्लाता है, ये सब इस डीमन लड़के की गलती है, इसने जानबूझकर हमें फंसाया और हमें इस डार्कनेस के हाथों मारने की कोशिश की। ये सुनते ही चिन्मू का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो सीधे उस सीनियर के सामने आकर कड़क आवाज में गरजता है, अपनी जबान बंद रखो। सच तो ये है कि तुम सब मुझे जान से मारने के लिए मेरे पीछे पड़े थे और अपनी गलतियों की वजह से आज तुम यहाँ फंसे हो। ये सुनकर दूसरा कल्टिवेटर अपनी तलवार निकालता है और कहता है, सीनियर इस लड़के का घमंड बहुत बढ़ गया है, इसे अभी के अभी यहीं खत्म कर देते हैं। पर सीनियर कल्टिवेटर उसे रोकते हुए कहता है, ठहरो जरा, अपने चारों तरफ देखो। वे देखते हैं कि पैलेस के अंदर दुनिया के एक से बढ़कर एक खुखार शिकारी जानवर और बीस्ट्स बैठे थे जो असल में एक दूसरे के जानी दुश्मन है, लेकिन यहाँ वे सब बिना किसी खून खराबे के एक शांत माहौल में बैठे थे, जैसे यहाँ का कोई पुराना अनकहा नियम यानी अनस्पोकन रूल हो कि इस पैलेस के अंदर किसी भी तरह की फाइट या लड़ाई अलाउड नहीं है। तभी आसपास बैठे सभी खुखार बीस्ट्स गुर्राते हुए उन कल्टिवेटर्स को वार्निंग देना शुरू कर देते हैं। सीनियर कल्टिवेटर डरकर अपनी तलवार नीचे करता है और चिन्मू की तरफ देखकर धीमे से कहता है, बस सुबह होने का इंतजार करो लड़के, जैसे ही सूरज निकलेगा हम तुम्हें यहीं जिंदा दफना देंगे। तभी चिन्मू को अपने एल्डर्स की कही हुई एक और ज्ञान की बात याद आती है। उसके ग्रैंडपास ने कहा था कि जब भी तुम डार्कनेस से बचकर किसी प्राचीन रूइंस में आसरा लो तो वहाँ सबको पूरी शांति से रहना होगा, क्योंकि यही वहाँ का अटूट कानून है। चिन्मू मुस्कुराकर सोचता है कि मेरे ग्रैंडपास सचमुच कितने इंटेलिजेंट लोग हैं और वाकई ये खुखार दिखने वाले बीस्ट्स इंसानों से कहीं ज्यादा समझदार और भरोसेमंद हैं, जो मुसीबत के वक्त अपने नियमों का पालन करना जानते हैं। इधर विलेज में क्रिपल ग्रैंडपा ने पूरा गाँव छान मारा था, पर चिन्मू उन्हें कहीं नहीं मिलता। वो थक हार कर चीफ ग्रैंडपा और ग्रैनी के पास आते हैं और कहते हैं कि चिन्मू पूरे गाँव में कहीं नहीं है। ये सुनकर ग्रैनी परेशान हो जाती हैं और कहती हैं, मैं अभी विलेज गॉड की स्टैचू को लेकर अपने बच्चे को ढूंढने जाती हूँ। पर चीफ ग्रैंडपा कहते हैं, ठहरो, हमें इस विशाल वेस्टलैंड में दूर दूर तक अंदाजा नहीं है कि चिन्मू इस वक्त कहाँ फंसा होगा। तुम्हारा बाहर जाना पूरी तरह वेस्ट होगा, शांत हो जाओ। हमने अपने बच्चे को बचपन से वो सब कुछ सिखाया है जिससे वो खुद को इस डार्कनेस के जानलेवा खतरों के बीच सही सलामत सरवाइव रख सके। हमें उस पर भरोसा करना होगा। ग्रैनी दिल में यही कह रही थी कि अपना ख्याल रखना मेरे बच्चे। दूसरी तरफ उस चमकीले पैलेस के अंदर चिन्मू के पास वक्त बहुत कम था। सुबह होते ही उसे उन तीनों कल्टिवेटर्स का सामना करना था, इसलिए वो आसपास जो भी लकड़ी या लोहे के टुकड़े मिलते उससे अपने जादुई हथियार बनाने में जुट जाता है ताकि सुबह फाइट के लिए तैयार रह सके। तभी गुफा के अंदर उस फीमेल कल्टिवेटर को दीवारों पर कुछ अजीब स्क्रिप्ट्स लिखी मिलती हैं। जब उनका सीनियर उसे ध्यान से पढ़ता है तो वो हैरान रह जाता है। वो कहता है कि ये कोई आम जगह नहीं बल्कि एक डिवाइन किंगडम है जिसे खुद गॉड्स ने बनाया था। ये सुनकर चिन्मू समझ जाता है कि अंधेरा छाने से पहले यहाँ सच में भगवान रहा करते थे और ये एक पवित्र महल है। सीनियर के दिमाग में लालच आ जाता है। वो कहता है कि मैंने सुना है ऐसी जादुई जगहों पर बहुत पावरफुल वेपन्स और ट्रेजर्स छिपे होते हैं और हमें ये गोल्डन चांस बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। चिन्मू चुपके से उनकी बातें सुन लेता है और सोचता है, मुझे इनसे पहले कोई हथियार या ट्रेजर ढूंढना होगा, वरना सुबह मेरे लिए खतरा और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। तभी अचानक वो लड़की डर के मारे जोर से चिल्लाती है। जब सब दौड़कर वहाँ पहुँचते हैं तो उनके सामने एक बेहद बड़ा एंशिएंट पैलेस था, लेकिन चौंकाने वाली बात ये थी कि वहाँ जितने भी प्राचीन लोग थे वे सब मेडिटेशन की पोज में बैठे बैठे कंकाल यानी स्केलेटन्स बन चुके थे। चिन्मू अपनी जिंदगी में पहली बार ऐसा रहस्यमयी और खौफनाक मंजर देख रहा था। वे सारे स्केलेटन सेंटर में बनी 4 स्टैचूज की तरफ देख रहे थे। लड़की कहती है, सीनियर, इन स्टैचूज के पास एक से बढ़कर एक ट्रेजर्स है, लेकिन वो जो डिवाइन पर्ल है वो इन सारे ट्रेजर्स से सबसे ज्यादा पावरफुल है। अब तो सीनियर के दिल में लालच की कोई सीमा नहीं रहती, पर वो खुद आगे जाने के बजाय चालाकी से अपने जूनियर कल्टिवेटर से कहता है, तुम आगे जाओ और वो पर्ल लेकर आओ। जूनियर थोड़ा हिचकिचाता है, पर सीनियर के हुक्म के आगे उसकी एक नहीं चलती।
जैसे ही वो स्टैचू के नजदीक जाता है, वहाँ रखे ट्रेजर्स अपने आप हवा में मूव करने लगते हैं। सीनियर चिल्लाता है, कुछ नहीं होगा, डरो मत, आगे बढ़ो। लेकिन तभी उन ट्रेजर्स से हरे रंग के जादुई धागे यानी ग्रीन थ्रेड्स निकलते हैं और पलक झपकते ही उस जूनियर को चारों तरफ से जकड़कर जान से मार देते हैं। यानी इन ट्रेजर्स को सिर्फ उनके असली ओनर्स ही छू सकते थे, दूसरों के लिए यहाँ सिर्फ मौत थी। लड़की घबराकर कहती है, सीनियर हम 5 साथी आए थे, अब सिर्फ हम दोनों बचे हैं, वापस जाकर सबको क्या जवाब देंगे? तब वो कमीना सीनियर एक शातिर जवाब देता है, याद रखना हमारे साथियों की मौत का सारा इल्जाम हमें उस डीमन लड़के पर डालना है। छिपकर सुन रहा चिन्मू गुस्से में सोचता है, ये सीनियर कितना बड़ा कमीना है, अपनी गलतियों से सबको मरवाया और अब सारा ठीकरा मेरे माथे मढ़ना चाहता है। मुझे पता है कि ये सीनियर बहुत स्ट्रांग है और मेरी करंट स्ट्रेंथ पर मैं इसका मुकाबला नहीं कर सकता। मुझे किसी भी तरह अपनी अवेकनिंग और ब्रेक थ्रू करना ही होगा, तभी बचने का कोई चांस है। तभी अचानक एक जबरदस्त धमाका होता है। बाहर से सबसे बड़ा डीमन गॉड नादरूनी पैलेस के मुख्य गेट को तोड़कर अंदर की ओर बढ़ रहा था। उसे देखकर चिन्मू और वे दोनों कल्टिवेटर्स अंदर की तरफ भागने लगते हैं, लेकिन वो घटिया सीनियर भागते भागते चिन्मू को पकड़कर सीधे उस गेट से अंदर आते हुए डीमन गॉड के सामने फेंक देता है। अब चिन्मू के पास बचने का कोई रास्ता और कोई समय नहीं था। उस डीमन गॉड के खौफनाक डिमोनिक रिचुअल्स की आवाज इतनी खतरनाक थी कि एक पल के लिए चिन्मू की सोल उसके शरीर से बाहर निकल कर आई थी। चिन्मू वहीं फंस चुका था और उसे लग रहा था कि इस भयंकर डिमोनिक साउंड से उसकी सोल फट जाएगी। लेकिन तभी दोस्तों एक चमत्कार होता है। सेंटर में खड़ी स्टैचू से एक चमचमाती ब्राइट गोल्डन एनर्जी निकलती है जो चिन्मू को उस डीमन गॉड के चंगुल से बचा लेती है। पर खतरा अभी टला नहीं था, क्योंकि उस डीमन गॉड की आवाज चिन्मू की रूह को कंपा रही थी। तभी दोस्तों उस सेंटर में खड़े वे सारे कंकाल अचानक जिंदा हो जाते हैं। तब जाकर हमें पता चलता है कि वे कोई मामूली कंकाल नहीं बल्कि एंशिएंट गॉड्स और गॉडेसेस हैं जो अपनी जादुई पवित्र ताकतों से चिन्मू को अपने पास बुला रहे थे। उनके पास मौजूद रेलिक्स और बेहद पावरफुल मंत्रों की वजह से वो डीमन गॉड अपनी डिमोनिक पावर्स के साथ उनके नजदीक तक नहीं आ पा रहा था। जहाँ जहाँ वो जादुई गोल्डन लिक्विड बह रहा था, डीमंस वहाँ से दुम दबाकर भाग रहे थे। अब उस पैलेस के अंदर दोनों तरफ से रिचुअल्स की भयानक गूंज सुनाई देने लगी थी। एक तरफ डीमन का मंत्र था तो दूसरी तरफ गॉडेस का। चिन्मू ने पहले ही एक्सपीरियंस किया था कि डीमंस के रिचुअल्स सीधे उसकी सोल को कमजोर करते हैं और इधर से गॉडेस के रिचुअल्स भी लगातार निकलते हुए उन डेमोनिक तरंगों से टकरा रहे थे। तभी चिन्मू ध्यान देता है कि गॉडेस के मंत्रों का एनर्जी पैटर्न ठीक वैसा ही था जैसा उसके खुद के एम्ब्रियो पर बने सील का है। चिन्मू के दिमाग की बत्ती जलती है और वो सोचता है, क्या मेरे एम्ब्रियो पर गॉड्स का ही कोई बैरियर लगा है? अगर मैं इन दोनों विरोधी आवाजों के बिल्कुल बीच में बैठकर कल्टिवेशन करूं तो ये डेमोनिक रिचुअल्स मेरे एम्ब्रियो के उस बैरियर को जरूर तोड़ सकते हैं, क्योंकि इस आवाज ने अभी अभी यहाँ के एक बड़े बैरियर को क्रैक किया है। और हमारा निडर हीरो चिन्मू बिना अपनी जान की परवाह किए दोनों खौफनाक आवाजों के ठीक बीच में जाकर मेडिटेशन की पोज में बैठ जाता है। वो अपनी अंदरूनी कल्टिवेशन शुरू करता है और उन डीमंस के रिचुअल्स को जबान से दोहराने लगता है। ये देखकर वो गॉडेस की डिवाइन पावर्स एक तरफ से उसको रोक रही थी। तब चिन्मू के मन में एक गहरा शक पैदा होता है। वो सोचता है, मुझ पर गॉड्स का बैरियर है और गॉडेस मुझे डीमन का मंत्र पढ़ने से रोक रही हैं। इसका मतलब क्या मैं कोई डीमन बॉर्न हूँ? लेकिन अगले ही पल वो खुद को संभालता है और सोचता है, नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मुझे मेरे चीफ ग्रैंडपा ने साफ साफ कहा था कि मेरी बॉडी कोई डिमोनिक बॉडी नहीं बल्कि हजारों सालों में मिलने वाली एक सुप्रीम डोमिनेटिंग बॉडी है। और वो अपने पूरे आत्मविश्वास के साथ पूरी शिद्दत से दोबारा डिमोनिक मंत्र पढ़ने लगता है। बाहर जब वे दोनों कल्टिवेटर्स चिन्मू को देखते हैं तो दूसरा कल्टिवेटर हैरान होकर कहता है, ये लड़का पूरी तरह पागल हो चुका है। जो डीमन और गॉड की भयानक एनर्जी के बिल्कुल बीच बैठकर कल्टिवेशन कर रहा है, इसका शरीर इस भयंकर दबाव को सह नहीं पाएगा और ये यहीं ब्लास्ट हो जाएगा, क्योंकि ये तो एक नॉर्मल लड़का है जिसकी अब तक अवेकनिंग भी नहीं हुई। लेकिन तभी सीनियर कल्टिवेटर के होश उड़ जाते हैं। वो घबरा कर कहता है, नहीं, ये लड़का कोई नॉर्मल इंसान नहीं हो सकता। इसकी पावर्स हर सिंगल सेकंड के हिसाब से बढ़ती ही जा रही हैं। अगर इसे हमने इसी वक्त नहीं रोका तो बहुत देर हो जाएगी। इधर चिन्मू अपने स्पिरिचुअल माइंड के अंदर उस सील पर किसी खूंखार डीमन की तरह लगातार वार करने लगता है। उसकी स्ट्रॉन्ग वाइटल एनर्जी अटैक के आगे एक बार तो उस अमिट बैरियर पर गहरे क्रैक्स आ जाते हैं, लेकिन तभी गॉड्स की वो डिवाइन एनर्जी दोबारा एक्टिवेट होती है और उस सील को फिर से हील यानी ठीक करने लगती है। ये देखकर चिन्मू गहरी टेंशन में आ जाता है और उसे लगता है कि शायद वो एक बार में इस मजबूत बैरियर को नहीं तोड़ पाएगा, इससे पहले कि वो बैरियर दोबारा पूरी तरह बंद होता।
चिन्मू उस क्रैक से लीक हुई थोड़ी सी स्पिरिचुअल एनर्जी को अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लेता है। उस एनर्जी की ताकत इतनी कमाल की और अविश्वसनीय थी कि चिन्मू एक बार फिर पूरी ताकत बटोरकर उस बैरियर को तोड़ने ही वाला था कि तभी अचानक सुबह का सूरज निकल आता है। सूरज की पहली किरण पड़ते ही चिन्मू की कल्टीवेशन वहीं बीच में टूट जाती है। सुबह होते ही वो डीमन गॉड और अंधेरे का काला साया वहां से धीरे धीरे गायब हो जाता है और वे गॉडेस दोबारा एक बेजान स्टैचू में तब्दील हो जाती हैं। चिन्मू उन सभी गॉडेस की मूर्तियों को दिल से ग्रीट करते हुए हाथ जोड़ता है और कहता है, मुझे नहीं पता गॉडेस आप यहाँ क्यों आई और क्यों चली गई, पर आप इस वेस्टलैंड को जो प्रोटेक्शन देती हैं उसके लिए आपका दिल से शुक्रिया। अब सुबह होते ही जंगल के सारे खूंखार जानवर और बीस्ट्स वापस पैलेस से बाहर निकल रहे थे। तभी अचानक वो लड़की और सीनियर कल्टीवेटर तलवारें तान कर चिन्मू के पीछे आकर खड़े हो जाते हैं और क्रूरता से हंसते हुए कहते हैं, बस बहुत हुआ लड़के, अब तुम्हारी नौटंकी और तुम्हारा टाइम यहीं खत्म। चिन्मू बिना डरे मुस्कुराता है और कहता है, क्या तुम्हें पता नहीं कि इस पैलेस के अंदर फाइट करना पूरी तरह मना है। इस पर वो लड़की गुस्से में चीखती है, जरा आंखें खोलकर देखो, ये सारे बीस्ट यहाँ से बाहर जा रहे हैं, अब तुम्हारी ये चालाकी काम नहीं आएगी। चिन्मू चारों तरफ देखता है और सोचता है, सच में ये बीस्ट तो पैलेस से बाहर निकल रहे हैं। मैं इन दोनों कल्टीवेटर्स से अकेले सीधे मुकाबले में नहीं लड़ सकता, मुझे यहाँ से किसी भी तरह चालाकी से निकलना होगा। और वो तुरंत अपनी जेब से वो स्मोक पर्ल निकालता है जिसे उसने रात में ही कल्टीवेशन के टुकड़ों से बड़ी चतुराई से बनाया था। वो उस पर्ल को अपनी गुलेल में फंसाता है और सीधे उस सीनियर पर दे मारता है। पर्ल टकराते ही वहाँ ब्लास्ट होता है और चारों तरफ धुआं छा जाता है। जब तक धुआं साफ होता, चिन्मू उनकी आंखों के सामने से छूमंतर हो चुका था। वे दोनों कल्टीवेटर्स बौखलाकर इधर उधर देखने लगते हैं। चिन्मू पैलेस से बाहर निकलते हुए उन विशाल बीस्ट्स की आड़ में छिपकर भाग रहा था, लेकिन तभी वो लड़की अपनी तेज नजरों से चिन्मू को देख लेती है। जैसे ही वो लड़की अपनी तलवार निकालती है, सीनियर कल्टीवेटर तुरंत उसका हाथ पकड़कर रोक लेता है और कहता है, पागल मत बनो, हम यहाँ इन खुखार बीस्ट्स को डिस्टर्ब नहीं कर सकते, वरना ये हमें यहीं फाड़ देंगे। हमें इसके पीछे पीछे जाना होगा और इस रूइंस के मुख्य गेट के बाहर निकलते ही इसे मौत के घाट उतारना होगा। चिन्मू पैलेस से बाहर निकलते हुए एक बहुत बड़े जायंट स्नेक बीस्ट की पीठ पर सवार हो जाता है और वे दोनों कल्टीवेटर्स भी फुर्ती से वहां के दूसरे बीस्ट्स पर सवार होकर चिन्मू का पीछा करने लगते हैं। सीनियर कल्टीवेटर चिल्लाकर कहता है, अगर आज हमने उस डीमन लड़के को जिंदा या मुर्दा नहीं पकड़ा तो हमारे मास्टर्स हमें सीधे सेक्ट से बाहर फेंक देंगे और जान से मार देंगे। मैं सामने से जाकर उसे उस स्नेक बीस्ट से अलग करता हूँ, तुम पीछे से उसे फॉलो करके एंगेज करो। वो लड़की गुस्से में अपनी तलवार हवा में लहराती है और कहती है, सीनियर मैं इस लड़के को आज किसी भी कीमत पर जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तभी वो लड़की बीस्ट की पीठ से एक बहुत लंबी जंप यानी छलांग लगाती है और सीधे हवा में उड़ते हुए चिन्मू को एक जबरदस्त किक मारती है, पर हमारा फुर्तीला चिन्मू डॉज कर लेता है। लड़की का वो भयानक पैर सीधे उस विशाल स्नेक बीस्ट को जाकर लगता है और वो भारी भरकम सांप एक ही किक में दूर जाकर गिरता है। तब जाकर चिन्मू को अंदाजा होता है कि इस लड़की की किक्स और इसकी फिजिकल स्ट्रेंथ कितनी खतरनाक है। लड़की दोबारा उस पर टूट पड़ती है, पर चिन्मू यहाँ से वहाँ जंप मारते हुए अपनी गजब की स्पीड और क्रिपल ग्रैंडपा से सीखी एजिलिटी के दम पर उसकी एक भी किक अपने शरीर पर लगने नहीं देता। अब उस लड़की के भी पसीने छूटने लगे थे और वो समझ जाती है कि ये लड़का उम्मीद से कहीं ज्यादा फास्ट है। वो अपनी अंदरूनी डिवाइन एनर्जी से अपनी तलवार को हवा में कंट्रोल करती है और चिन्मू पर पीछे से एक सरप्राइज अटैक करती है, पर चिन्मू अपनी बिजली जैसी रफ्तार से उसे भी डॉज कर लेता है। अब चिन्मू को अपने क्रिपल ग्रैंडपा की वो जानलेवा कड़क ट्रेनिंग याद आती है जो दुश्मनों के किसी भी वार से नहीं डरते थे। जैसे ही वो लड़की दोबारा किक मारने आगे बढ़ती है, चिन्मू काउंटर अटैक करता है और हवा में घूमकर उस लड़की के पैर पर एक ऐसी जबरदस्त जवाबी किक मारता है कि उस लड़की की पैर की हड्डी में जोरदार क्रैक की आवाज आती है। लड़की दर्द से कांप रही थी और उसे समझ आ जाता है कि चिन्मू की इस एक ही किक से उसके शरीर की सारी एनर्जी ड्रेन हो गई है। चिन्मू उसे संभलने का एक सेकंड का मौका भी नहीं देता और हवा में लहराते हुए उसे दो और कड़क किक्स जड़ देता है, जिसके इम्पैक्ट से उस लड़की के शरीर की कई हड्डियां टूट जाती हैं। वो दर्द से कराहते हुए डेस्परेटली अपनी हवा में तैरती तलवार से चिन्मू पर आखिरी वार करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी चिन्मू हवा में उछलता है और उसके चेहरे पर एक ऐसा सॉलिड अपर किक मारता है कि वो लड़की कई फीट ऊपर हवा में उड़ती है और सीधे जमीन पर गिरती जा रही थी। मरने की हालत में वो लड़की तड़पते हुए अपने सीनियर को मदद के लिए पुकारती है, सीनियर प्लीज हेल्प मी, लेकिन वो कमीना सीनियर अपनी ही साथी को मरता छोड़ देता है और उसकी मदद के लिए एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाता। वो लड़की बेबसी में चिल्लाती रह जाती है और पीछे से आ रहे कई बीस्ट के पैरों के नीचे कुचल जाती है। सीनियर कल्टीवेटर अब अच्छी तरह जान चुका था कि चिन्मू की ये किक्स कितनी खौफनाक और टेरिफाइंग है, इसलिए वो चिन्मू को संभलने का कोई मौका नहीं देना चाहता था और फाइट शुरू होते ही अपनी 5 डिवाइन
डिवाइन स्वॉर्ड से एक साथ चिन्मू पर चारों तरफ से हमला बोल देता है। चिन्मू किसी तरह हवा में जंप मारते हुए उन तलवारों के वार से बच तो रहा था, पर मन ही मन सोचता है इस सीनियर की स्वॉर्ड्स की स्पीड बहुत ज्यादा है, मैं इन्हें ज्यादा देर तक सिर्फ डॉज नहीं कर सकता, ये मेरे मूव करने के लिए चारों तरफ कोई जगह ही नहीं छोड़ रहा है। पर क्या होगा अगर मैं भी अपनी नई डिवाइन एनर्जी को इस सूखी लकड़ी में फ्लो करके देखूं? और चिन्मू अपनी पूरी एनर्जी को उस लकड़ी की स्टिक में ट्रांसफर करने की कोशिश करता है, पर अफसोस चिन्मू की डिवाइन एनर्जी अभी इतनी ज्यादा मैच्योर नहीं हुई थी कि वो इतनी लंबी स्टिक में पूरी तरह बह सके। वो बहुत मुश्किल से केवल 1 फुट तक ही उस एनर्जी को स्टिक में फ्लो कर पाता है। सीनियर कल्टीवेटर उसकी स्टिक को देखकर हंसता है, अपनी तलवारों से लगातार वार करता जाता है और उसके टुकड़े करते जा रहा था। तभी सीनियर कल्टीवेटर हवा में उछलकर अपना सबसे खतरनाक फिनिशिंग अटैक करता है। उसकी तलवार सीधे चिन्मू की गर्दन काटने आगे बढ़ती है, लेकिन तभी चिन्मू अपनी उसी 1 फुट की डिवाइन स्टिक को ढाल बनाता है और उसकी तलवार के वार को हवा में ही रोक लेता है। ये देखकर सीनियर कल्टीवेटर के होश उड़ जाते हैं और वो गहरे शॉक में आ जाता है कि ये कैसे पॉसिबल है। सिर्फ एक रात के अंदर इस लड़के की वाइटल एनर्जी इतनी भयानक तरीके से कैसे बढ़ सकती है। तलवारें टकराते ही चिन्मू मुस्कुराता है और सोचता है इस स्टिक में जितनी एनर्जी फ्लो हो रही है उसकी यह लेंथ सच कहूँ तो हूबहू मेरे बुचर ग्रैंडपा की चॉपिंग नाइफ जैसी परफेक्ट है। और अब शुरू होता है बुचर ग्रैंडपा की ट्रेनिंग का असली जलवा। चिन्मू अपनी उस छोटी सी स्टिक को हवा में इतनी तेजी से घुमाता है कि वो सीनियर की उन 5 डिवाइन स्वॉर्ड्स को अपने पास भटकने तक नहीं देता और सारी स्वॉर्ड्स को एक एक करके हवा में डिफेंड कर रहा था। ये देख सीनियर कल्टीवेटर बौखला जाता है। वो अपनी पूरी कल्टीवेशन पावर लगाता है और हवा में एक साथ 10 और तलवारें समन कर लेता है। अब चिन्मू के सामने एक साथ पूरे 15 स्वॉर्ड्स का काल नाच रहा था, लेकिन हमारा हीरो चिन्मू अपनी जादुई स्टिक से उन 15 तलवारों को इतनी बिजली की रफ्तार से काउंटर करता है कि सीनियर कल्टीवेटर के लिए चिन्मू के मूव्स को आंखों से ट्रैक कर पाना भी नामुमकिन हो चुका था। इसी तूफानी रफ्तार के बीच चिन्मू को सीनियर के डिफेंस में एक छोटी सी ओपनिंग दिख जाती है और फिर क्या था दोस्तों, चिन्मू बुचर ग्रैंडपा के स्टाइल में पहला वार सीधे उसके पैर पर करता है जिससे सीनियर के पैर की हड्डी टूट जाती है। दूसरा वार सीधे उसकी रिब्स पर पड़ता है जिससे उसकी पसलियां चकनाचूर हो जाती हैं और तीसरा जबरदस्त प्रहार सीधे उसके थोबड़े पर दे मारता है। अब तो सीनियर कल्टीवेटर को ये सब किसी खौफनाक सपने जैसा लग रहा था, क्योंकि एक मामूली और बिना अवेकनिंग वाला विलेज का लड़का सिर्फ एक सूखी लकड़ी की स्टिक से उसे जानवरों की तरह पेल रहा था। पीछे एक बीस्ट की पीठ पर घायल बैठी वो लड़की अपने सीनियर को इस तरह पिटता हुआ देख रही थी, पर वो उसकी मदद के लिए कुछ नहीं करती, क्योंकि उसने अपनी आंखों से देख लिया था कि ये सीनियर कितना बड़ा मतलबी और कमीना इंसान है जिसने उसे मरता छोड़ दिया था। अपनी आखिरी सांसें गिनते हुए सीनियर कल्टीवेटर एक आखिरी बार अपनी सारी बची हुई तलवारों से चिन्मू पर अटैक करने की कोशिश करता है, पर चिन्मू की स्पीड अब इतनी फास्ट थी कि वो उन तलवारों के वार से बचते हुए 4 से 5 करारे वार सीधे सीनियर की बॉडी पर दोबारा जड़ देता है। लेकिन अब लगातार फाइट की वजह से चिन्मू की एनर्जी भी धीरे धीरे खत्म हो रही थी और सीनियर भी ये बात समझ चुका था। दोनों हाफते हुए खून से लथपथ होकर एक बीस्ट की पीठ पर बड़ी मुश्किल से सीधे खड़े थे। सीनियर कल्टीवेटर सोचता है यही मेरा आखिरी चांस है। तभी अचानक चिन्मू के कानों में उसकी प्यारी ग्रैनी की वो शानदार और खौफनाक लाइन उठती है। ग्रैनी ने कहा था, चिन्मू हमेशा याद रखना, फाइट के दौरान कभी भी अपने दुश्मन को संभलने का एक छोटा सा चांस भी मत देना, क्योंकि अगर तुम जरा भी हिचकिचाए या तुम्हारा हाथ रुका तो अगले ही पल सामने तुम खुद की लाश पाओगे। ग्रैनी के ये शब्द चिन्मू के अंदर एक नया जोश भर देते हैं। सीनियर कल्टीवेटर अपनी आखिरी 3 तलवारें सीधे चिन्मू के सीने की तरफ चलाता है, पर चिन्मू कड़क फुर्ती से हवा में झुककर उन तीनों तलवारों को डॉज करता है और बिजली की फुर्ती से अपनी उस लकड़ी की स्टिक को सीधे सीनियर की गर्दन के आर पार घुसाकर उसे हवा में ऊपर उठा देता है। इम्पैक्ट इतना जबरदस्त था दोस्तों कि सीनियर की खुद की वे तीनों तलवारें घूमकर सीधे उसी के सीने के आर पार हो जाती हैं और उसका अंत हो जाता है। वो लड़की दूर से सीनियर को तड़पकर मरता हुआ देखती है और उसे उसी के कर्मों की सजा भुगतता छोड़ बिना पीछे मुड़े वहाँ से हमेशा के लिए चली जाती है। अब पैलेस के मुख्य गेट से बाहर आते ही बुरी तरह थक चुका चिन्मू सीधे एक बीस्ट की पीठ से नीचे जमीन पर गिर पड़ता है। वो लड़की भी गंभीर रूप से जख्मी हालत में चिन्मू के बिल्कुल पास आकर गिरती है। चिन्मू इस वक्त इतना ज्यादा थक चुका था कि उसके शरीर में अपनी उंगली तक हिलाने की एनर्जी नहीं बची थी। वो घायल लड़की दर्द में घूरते हुए धीरे धीरे चिन्मू को जान से मारने के लिए आगे बढ़ती है। चिन्मू बेबसी में खुद को जमीन पर घसीटता हुआ पीछे हटने की कोशिश करता है, पर उसके पास भागने की ताकत नहीं थी। जैसे ही वो लड़की अपनी आखिरी तलवार हवा में लहराकर चिन्मू की गर्दन काटने आगे बढ़ती है, अचानक उसकी तलवार हवा में ही जाम होकर अटक जाती है। चिन्मू हैरान होकर देखता है और तभी हमें उस लड़की की तलवार पर ग्रैनी के वे मैजिकल रेड थ्रेड साफ लिपटे हुए दिखाई देते हैं और तभी पीछे से हमारी ग्रैनी की एक ऐसी कड़क लाइन गूंजती है जिसे सुनकर हम सब दर्शक अपनी सीट से उछल जाते हैं। ग्रैनी मुस्कुराकर कहती हैं, इतनी सुंदर लड़की हो, सच कहूँ तो तुम मुझे बड़ी प्यारी लगी, पर अफसोस तुम्हें अभी मरना होगा। और तभी वहाँ का नजारा देखकर हमारा ऑडियंस का दिल खुश
खुशी से झूम उठता है दोस्तों, क्योंकि विलेज के पूरे 9 एल्डर यानी हमारे 9 के 9 जांबाज ग्रैंडपास और ग्रैनी अपने इकलौते बच्चे चिन्मू की तलाश में वहाँ पर एक साथ आ पहुंचे थे। कसम से एक रिकैप क्रिएटर के तौर पर मेरे लिए ये सीन एकदम रोंगटे खड़े कर देने वाला था। चिन्मू नम आंखों से खुश होकर अपने सभी एल्डरों को देखता है। ग्रैनी आगे बढ़ती हैं और लाड से कहती हैं, चिन्मू तुम हमारे इस पूरे विलेज के इकलौते और सबसे लाडले बच्चे हो। ये हमारी जिंदगी में पहली बार हुआ था कि तुम्हें रात की उस खौफनाक डार्कनेस में अकेले रात गुजारनी पड़ी। भला हम बूढ़े विलेज के अंदर चैन से कैसे सो पाते। जब उस घायल लड़की ने ग्रैनी को अपने सामने बिल्कुल सही सलामत खड़ा देखा तो वो गहरे कंफ्यूजन में आ गई। उसने कांपती आवाज में पूछा, तो फिर मेरे मास्टर्स? ग्रैनी उसका कंफ्यूजन दूर करते हुए ठंडे लहजे में हंसकर कहती हैं, अरे वे बूढ़े भेड़िए मेरा क्या बिगाड़ लेते, मैंने तो उनकी चमड़ी उधेड़ कर अपने लिए नए कपड़े सी लिए हैं। ये सुनकर वो लड़की भयंकर गुस्से में ग्रैनी पर जानलेवा अटैक करना चाहती है, पर इससे पहले कि उसकी तलवार ग्रैनी को छूती, हमारे बुचर ग्रैंडपा अपनी भारी भरकम चॉपिंग नाइफ हवा में लहराते हैं और पलक झपकते ही उसे बीच से स्लाइस करके जलकर राख कर देते हैं। चिन्मू हैरान होकर पूछता है, पर आप सब यहाँ कब से खड़े हैं? बुचर ग्रैंडपा कहते हैं, हम तो तभी से यहाँ खड़े हैं जब तुम उस चिंदी कल्टीवेटर के साथ बच्चों की तरह फाइट कर रहे थे और मैंने गौर किया तुमने उस फुसफुस लड़के को मारने के लिए पूरे 5034 मूव्स का इस्तेमाल किया। धत तेरे की चिन्मू, मुझे लगता है मेरी तलवारबाजी की ट्रेनिंग थोड़ी कमजोर पड़ गई है, तुम्हें और घिसना पड़ेगा। तभी अंधे ग्रैंडपा यानी ब्लाइंड हंसते हुए ताना मारते हैं, तुम्हारे पास दुनिया की सबसे महान डोमिनेटिंग बॉडी है और फिर भी ये करने से शिकारी के सामने तुम्हारा ये हाल हुआ है। ये सुनते ही सारे एल्डर जोर जोर से हंसने लगते हैं। तभी माहौल को गंभीर करते हुए चीफ ग्रैंडपा आगे आते हैं और चिन्मू को कल्टीवेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन देते हैं। वो कहते हैं, देखो चिन्मू, बुचर ग्रैंडपा की चॉपिंग नाइफ टेक्निक तब दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार बन जाती है जब तुम इसे अपनी पूरी बॉडी स्पीड के साथ मैच करके अपने दोनों हाथों और पैरों के तालमेल से चलाते हो। इसकी असली पावर तुम्हारी बॉडी स्पीड में छिपी है, जो इतनी बेमिसाल होती है कि एक जबरदस्त स्लैश से पूरे पहाड़ को 2 टुकड़ों में चीर सकती है। और दूसरी तरफ जो मल्टी शॉट टेक्निक तुमने देखी, वो पूरी तरह तुम्हारी वाइटल एनर्जी और डिवाइन एनर्जी कंट्रोल पर काम करती है। ये दोनों ही स्किल्स अपनी अपनी जगह पर बेस्ट हैं। चिन्मू थोड़ा निराश होकर अपना सिर झुका लेता है और कहता है, पर चीफ, मेरा स्पिरिट एम्ब्रियो अब तक अवेकन नहीं हुआ है, इसी वजह से मुझे अपनी डिवाइन एनर्जी को यूज करने का मौका ही नहीं मिल रहा है। ग्रैनी उसे दिलासा देते हुए कहती हैं, चिन्मू मेरे बच्चे, जरा भी निराश मत हो, तुम बिना अवेकनिंग के भी बाहर की दुनिया के इतने स्ट्रॉन्ग कल्टिवेटर्स को धूल चटा पा रहे हो। यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और सोचो, जब तुम्हारी स्पिरिट बॉडी अवेकन हो जाएगी और तुम असली कल्टिवेशन कर पाओगे, तब तो यांगकंग नेशन का वो इंपीरियल एडवाइजर जो इस पूरी दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग वॉरियर माना जाता है, वो भी तुम्हारे सामने बौना नजर आएगा। ग्रैनी की ये बातें सुनकर चिन्मू के अंदर एक नया जोश और आग भर जाती है। वो बिना देर किए खुद आगे बढ़कर मेडिक ग्रैंडपा से उन स्पिरिट्स का स्पिरिट ब्लड पीने की मांग करता है, क्योंकि इस जानलेवा रात के बाद उसे अच्छी तरह समझ आ चुका था कि उसके ये दादा दादी जो भी कहते हैं वो सिर्फ और सिर्फ उसकी भलाई और उसकी हिफाजत के लिए ही होता है। मेडिक ग्रैंडपा तुरंत अपने पास तैयार रखा डेली डोज सामने रख देते हैं, जिसे अब चिन्मू हंसते हंसते गटागट पी लेता है। चिन्मू कल्टीवेशन की एनर्जी के फ्लो को दिखाता है। चीफ ग्रैंडपा हैरान होकर देखते हैं। तभी चिन्मू बताता है, चीफ, मैं अपने इस एनर्जी फ्लो को एक जगह शांत बैठकर मेडिटेशन करते हुए नहीं बढ़ाता, बल्कि दौड़ते और भागते हुए इसके फ्लो को दोगुना फास्ट कर लेता हूँ। ये देखकर सारे के सारे ग्रैंडपा इस कमाल के और अनोखे इम्प्रूवमेंट को देखकर खुशियों से झूम उठते हैं। अब विलेज की तरफ वापस लौटते हुए सारे ग्रैंडपास चिन्मू की हौसला अफजाई के लिए उसके साथ पूरी स्पीड में बराबर कदम से कदम मिलाकर भाग रहे थे। भागते भागते कभी क्रिपल ग्रैंडपा अपनी पुरानी अवेकनिंग के मजेदार किस्से सुनाते, तो कभी मंक ग्रैंडपा अपनी बॉक्सिंग के राज खोलते। इसी तूफानी रफ्तार के बीच चिन्मू अपनी पूरी स्पिरिचुअल एनर्जी से एक बार फिर अपने एम्ब्रियो प्रोटेक्शन की उस सील को ब्रेक करने का जबरदस्त ट्राई करता है। इस बार का उसका प्रहार पहले से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, पर अफसोस वो सील इस बार भी पूरी तरह ब्रेक नहीं हो पाती। लेकिन हमारा हीरो चिन्मू हार मानने वालों में से नहीं था। वो भागते भागते ही हवा में दोबारा उन डेमोनिक रिचुअल्स को जोर जोर से बोलने लगता है और अपनी पूरी वाइटल एनर्जी को उस सील पर पुश करता है। तभी उसके शरीर से एक ऐसी भयानक एनर्जी की वेव बाहर निकलती है, जिसे ऊपर हवा में उड़ते हुए जब चीफ ग्रैंडपा देखते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। चीफ तुरंत उस एनर्जी को पहचान लेते हैं और चौंक कर कहते हैं, ये तो डिवाइन डेमोनिक रेजोनेंस है, पर ये गॉड और डीमन की कंबाइंड शक्ति हमारे चिन्मू ने सीखी कैसे? तभी ग्रैनी कहती हैं, चीफ, यकीनन कल की वो खौफनाक रात हमारे चिन्मू ने उसी डिवाइन किंगडम वाले एंशिएंट रूइंस में गुजारी है। वो मंदिर भले ही अब एक खंडहर बन चुका है, पर आज भी वहाँ हर सिंगल नाइट को प्राचीन डीमन गॉड्स और डिवाइन गॉड्स के बीच शक्तियों का एक भयानक टकराव होता है और हमारे बच्चे ने उसी टकराव के बीच बैठकर इस रिचुअल्स को सीखा होगा। तभी ब्लाइंड आगे बढ़ते हैं और माहौल को संभालते हुए कहते हैं, अब चिन्मू बड़ा हो चुका है, उसके कहीं आने जाने पर हमें इतना ज्यादा परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। तुम सब फिक्र मत करो,
मैं इस उठती हुई एनर्जी को अकेले संभाल लेता हूँ। चिन्मू लगातार उन डिमोनिक रिचुअल्स के मंत्रों को दोहराया जा रहा था, जिससे वो वेस्टलैंड का जायंट एप गुस्से में चिन्मू पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन तभी हमारे ग्रैंडपा मंक अपनी ह्यूज धार्मा बॉडी को सामने करते हैं और उस एप की तरफ गुस्से से घूर कर देखते हैं। मंक ग्रैंडपा की उस एक ही गॉड लेवल नजर का खौफ ऐसा था कि वो पहाड़ी जितना जायंट एप तुरंत दुम दबाकर वहाँ से 9-2-11 हो जाता है। गाँव के सारे एल्डर चिन्मू के इस नए रूप को बहुत बारीकी से नोटिस कर रहे थे। दोस्तों, क्या आपने एक बात नोटिस की? भले ही ये सारे के सारे 9 ग्रैंडपा आज क्रिपल्ड हैं, लेकिन ये सब अपने समय के सबसे नायाब और गॉड लेवल लेजेंड्स थे, जिनके प्राइम टाइम में पूरी दुनिया में इनका मुकाबला करने वाला कोई नहीं था। यही कारण था कि जब चिन्मू वो खतरनाक डिमोनिक मंत्र पढ़ रहा था, तो जहाँ कोई भी आम इंसान डर के मारे कांप उठता, वहीं इन सब एल्डर्स ने बेहद कूल और शांत रहते हुए अपनी अपनी राय रखी। हालांकि उनके दिलों में चिन्मू को लेकर गहरी चिंता जरूर थी, क्योंकि अब चिन्मू उनके साय से दूर जा रहा था और उन्हें डर था कि कहीं आगे चलकर ये काली डिमोनिक एनर्जी हमारे मासूम चिन्मू पर भारी न पड़ जाए। और होता भी यही है दोस्तों। रात में जब चिन्मू चैन से सो रहा था, तब उसके दिमाग में सोते हुए भी वही खौफनाक डिमोनिक चैंटिंग लगातार गूंज रही थी। उस अंधेरे से लड़ने के लिए उसके शरीर की डिवाइन पावर्स भी अंदर ही अंदर गूंजने लगती हैं और हमारा चिन्मू इन दोनों विरोधी महाशक्तियों के भयंकर दबाव के बीच बुरी तरह झूल रहा था। लेकिन तभी उसके गले का वो जादुई पेंडेंट एक बार फिर एक्टिवेट होता है और उसे उस अंदरूनी तबाही से बचा लेता है। खिड़की से देख रही ग्रैनी चिन्मू की ये हालत देखती हैं तो उनका दिल बैठ जाता है। आखिर उनके पास एक माँ का दिल जो था, जो अपने बच्चे को जरा सा भी दर्द में नहीं देख सकती थी। वो सीधे चीफ ग्रैंडपा के पास जाती हैं और उन्हें रात की सारी हकीकत बयां कर देती हैं। लेकिन चीफ ग्रैंडपा मुस्कुराते हैं और ग्रैनी से कहते हैं, ग्रैनी, इस कड़े इम्तिहान से चिन्मू की अंदरूनी ताकत और उसकी विल पावर और भी ज्यादा मजबूत होगी, इसलिए हमें उसे दोबारा वेस्टलैंड की ऐसी ही खतरनाक जगहों पर अकेले भेजना चाहिए। ये सुनकर ग्रैनी चौंक जाती हैं और चिंता में कहती हैं, चीफ, आप होश में तो हैं? आप हमारे मासूम बच्चे को वेस्टलैंड के इन अनगिनत और जानलेवा खतरों के बीच अकेले जाने की परमिशन कैसे दे सकते हैं? इस पर चीफ ग्रैंडपा गंभीर होकर कहते हैं, ग्रैनी, कल रात इतने भयानक खतरों के बावजूद हमारा चिन्मू उन सबका डटकर सामना करके और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनकर उभरा है। हमें उसकी काबिलियत पर पूरा भरोसा दिखाना होगा। हम भले ही अब बूढ़े हो चुके हैं, लेकिन हम सब मिलकर उसे अपने बरसों के एक्सपीरियंस और स्किल से इतना शक्तिशाली जरूर बना सकते हैं, जिससे वो न सिर्फ इस पूरे वेस्टलैंड बल्कि इसके बाहर की पूरी क्रूर दुनिया के अनगिनत खतरों से भी खुद की हिफाजत अकेले कर सके। ग्रैनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो भावुक होकर कहती हैं, मेरा मासूम बच्चा जो कल तक यहाँ वहाँ हंसता खेलता और नटखट मस्ती करता रहता था, आज जब वो इतनी तेजी से बड़ा हो रहा है तो उसके बड़े होने की ये चिंता मुझे अंदर ही अंदर सता रही है। लेकिन चीफ ग्रैंडपा अपना आखिरी फैसला सुना देते हैं और वो डिसाइड करते हैं कि आज से हमारा चिन्मू किसी के सहारे के बिना इस खौफनाक वेस्टलैंड में अकेला ही अपनी ट्रेनिंग पूरी करेगा। अगले दिन जब चिन्मू सोकर उठता है तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। आखिरकार इतने सालों के इंतजार के बाद उसे खुद से अकेले बाहर जाने की परमिशन मिल चुकी थी। अब हमारा चिन्मू पूरे वेस्टलैंड में एक आजाद परिंदे की तरह यहाँ वहाँ घूमते हुए मस्ती करने लगता है। रास्ते में मिलने वाले भयानक मॉन्स्टर्स के साथ वो अकेले भिड़ जाता है, अपनी नई ताकतों से बड़े बड़े मॉन्स्टर्स तक को डराने की कोशिश करता है और उनके साथ फाइट करके खुद को ट्रेन करता है। वो अपने दादा दादी से सीखे हुए एक वार और मार्शल आर्ट स्किल्स को इन जंगली जानवरों पर यूज करता है। खुद अपनी गलतियों का एनालिसिस करता है कि वो कहाँ कम पड़ रहा है और किस सिचुएशन में उसे कौन सी टेक्निक का इस्तेमाल करना चाहिए। घूमते घूमते और कल्टिवेशन करते हुए चिन्मू अपने गांव से बहुत ज्यादा दूर निकल आता है। तभी अचानक घने जंगलों के बीच उसे एक प्राचीन और रहस्यमयी खंडहर यानी सेक्रेड रूइंस दिखाई देता है। वहां पहुंचने के लिए चिन्मू किनारे खड़ी एक छोटी सी नाव का सहारा लेता है और नदी पार करके उस खंडहर के पास पहुंच जाता है। सामने उसे एक बहुत ही पुराना और डरावना टेम्पल दिखाई देता है। जब चिन्मू उसके नजदीक जाता है तो वो देखता है कि मंदिर के ठीक बीचों बीच एक बहुत बड़े ज़ेन मंक की जायंट स्टैचू खड़ी है, जिसे भारी भरकम लोहे की जंजीरों से चारों तरफ से जकड़ा गया है। चिन्मू हैरान होकर सोचता है कि वैसे तो इस पूरे वेस्टलैंड के हर मंदिर में किसी न किसी खौफनाक डीमन बीस्ट का साया रहता है, पर यहाँ ये महात्मा यानी मंक की स्टैचू क्यों है? कोई बात नहीं। चिन्मू को तुरंत अपने ब्लाइंड ग्रैंडपा का सिखाया हुआ एक डायलॉग याद आता है और वो बिना देर किए हाथ जोड़कर उस स्टैचू के सामने हवा में तीर मारते हुए कहता है, हे इस मंदिर के महान भगवान, मैं तो एक सीधा साधा भटका हुआ लड़का हूँ जो यहाँ सिर्फ थोड़ी देर रेस्ट करने आया है। अगर इस टेम्पल में कोई असली भगवान वास करते हैं तो मैं उनसे हाथ जोड़कर कहना चाहूंगा कि मैं बहुत ही कमजोर और सीधा साधा लड़का हूँ, प्लीज मुझ पर अटैक मत करना। चिन्मू जैसे ही वहीं जमीन पर बैठता है, अचानक उस वीरान टेम्पल के अंदर से किसी लड़की के हंसने की मीठी आवाज गूंजती है। चिन्मू चौंक कर चारों तरफ देखता है और पूछता है, क्या तुम कोई गॉडेस हो? इस पर वो लड़की हंसते हुए मना कर देती है और कहती है, नहीं नहीं, मैं तो यहीं पास के एक विलेज की रहने वाली हूँ और यहाँ सिर्फ पूजा करने आई थी। वैसे तुम्हारा नाम क्या है और तुम क्या करते हो? तुम बाहर क्यों खड़े हो? अंदर आओ ना,
ना, मैं तुम्हें इस प्राचीन मंदिर के बहुत ही मजेदार किस्से सुनाती हूँ। चिन्मू मुस्कुराकर अपना नाम बताता है और कहता है, मैं तो एक साधारण सा गाय चराने वाला लड़का हूँ। जैसे ही चिन्मू अंदर जाने के लिए अपने कदम आगे बढ़ाता है, अचानक उसका कल्टीवेटर माइंड अलर्ट हो जाता है। मंदिर के प्रवेश द्वार पर कुछ अजीब सी हलचल हो रही थी। चिन्मू रुक जाता है और बहुत बारीकी से मंदिर के अंदरूनी अंधेरे को नोटिस करता है, जहाँ जमीन पर इंसानों के अनगिनत स्कल्स बिखरे पड़े थे। ये खौफनाक मंजर देखते ही हमारे चिन्मू के होश उड़ जाते हैं। वो तुरंत पीछे हटता है और चालाकी से कहता है, अरे यार, आज तो मैं अपने साथ पूजा की अगरबत्ती लाना ही भूल गया। तो एक काम करते हैं, आज मैं अंदर नहीं आऊंगा, ओके? तुम खुद ही बाहर आ जाओ ना। लड़की अंदर से जोर देकर कहती है, अरे तुम खुद ही अंदर आ जाओ ना, देखो यहाँ अंदर कितना अच्छा लग रहा है। पर जब चिन्मू अपने फैसले पर अड़ा रहता है और अंदर कदम रखने से साफ मना कर देता है, तब उस लड़की का सब्र टूट जाता है। वो अपने असली और खौफनाक रूप में आ जाती है। वो लड़की पल भर में एक डरावने मॉन्स्टर में तब्दील हो जाती है और पागलों की तरह दहाड़ते हुए चिल्लाती है, अंदर आ जाओ। उस मॉन्स्टर का एक बहुत बड़ा और नुकीला पंजा सीधे चिन्मू के चेहरे के बिल्कुल नजदीक पहुंच जाता है। लेकिन चिन्मू टेम्पल के बाहर खड़ा था और वो मॉन्स्टर की ताकत मंदिर के बाहर किसी को कुछ नहीं कर सकती थी। वो मॉन्स्टर चिन्मू को अंदर खींचने के लिए झटपटा रही थी, लेकिन तभी एक चमत्कार होता है। वहाँ बंधी हुए भारी भरकम लोहे की जंजीरें अचानक एक्टिवेट हो जाती हैं और तेज रोशनी के साथ उस मॉन्स्टर को पीछे की तरफ खींच लेती हैं। असल में उन जंजीरों का काम ही यही था कि वे उस खौफनाक डीमन मॉन्स्टर को वहाँ हमेशा के लिए कैद करके रखें। ये देखते ही चिन्मू को सारा खेल समझ आ जाता है कि वो लड़की कोई इंसान नहीं बल्कि एक बंधी हुई मॉन्स्टर थी। वो मॉन्स्टर जंजीरों में तड़पते हुए गुस्से में चिल्लाती है, इतना फ्रेश और ताजा मांस मेरे बिल्कुल सामने खड़ा है, फिर भी अगर मैंने इसे नहीं खाया तो मैं भूख से ही मर जाऊंगी। तुम खुद को भगवान कहते हो, फिर भी मुझे खाना तक अलाउड नहीं है। दंजे कर दो, तुम मुझसे भी बड़े और क्रूर मॉन्स्टर हो। उसे तड़पता देख चिन्मू के शातिर दिमाग में एक जबरदस्त आइडिया आता है। वो सोचता है कि अगर ये स्टैचू इस डीमन को सील करने के लिए बनी है, तो क्यों ना मैं यहीं बैठकर दोबारा कल्टीवेशन करूं, जिससे इस टेम्पल की डिवाइन एनर्जी और डेमोनिक एनर्जी के बीच एक जबरदस्त टकराव पैदा हो जाए। और चिन्मू बिना देर किए उसी दरवाजे के बाहर बैठकर दोबारा अपनी डेमोनिक चांटिंग पढ़ना शुरू कर देता है। हमारे हीरो की इस डेमोनिक चांटिंग का असर ऐसा होता है कि उस जेन मंक की स्टैचू सचमुच एक्टिव हो जाती है और अपनी जेन पावर से उन जंजीरों को एक्टिवेट करके उस डीमन मॉन्स्टर को बेहद दर्दनाक सजा देने लगता है। अब कल्टीवेशन के दौरान चिन्मू अपने स्पिरिचुअल माइंड के अंदर देख पाता है कि इस वक्त वहाँ एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरे 3 बड़ी पावर्स का महा टकराव चल रहा था। चिन्मू के खुद के डिवाइन बैरियर के व्हाइट रिचुअल्स, उस जेन गॉड की पावर्स के येलो रिचुअल्स और उसकी खुद की जबान से निकलते हुए डिमोनिक चांटिंग के खौफनाक रेड रिचुअल्स। इन तीनों ताकतों के आपस में टकराने से चिन्मू के एम्ब्रियो पर लगी गॉड्स की वो व्हाइट डिवाइन पावर पूरी तरह डिस्ट्रैक्ट हो जाती है। चिन्मू को जिस सही मौके की तलाश थी वो उसे मिल चुका था। वो इसी परफेक्ट टाइमिंग का फायदा उठाता है और अपनी पूरी वाइटल एनर्जी को इकट्ठा करके उस कमजोर पड़ चुके बैरियर पर पूरी ताकत के साथ दे मारता है और तभी एक जबरदस्त धमाका होता है दोस्तों। वो चमत्कार, वो मिरेकल आखिरकार हो ही जाता है। चिन्मू के शरीर पर लगी गॉड्स की वो अमर डिवाइन सील हमेशा के लिए टूटकर बिखर जाती है। सील टूटते ही स्क्रीन पर चिन्मू की असली स्पिरिट दिखाई देती है, जिसे देखकर दुनिया के बड़े बड़े कल्टीवेटर्स के होश उड़ जाएंगे, क्योंकि उसकी स्पिरिट कोई टाइगर, कोई ड्रैगन, कोई बर्ड या कोई टॉर्टोइज नहीं थी, बल्कि वो एक ह्यूमन यानी इंसान की स्पिरिट थी। जैसे ही चिन्मू अपनी डिमोनिक चांटिंग बंद करता है, मंदिर में सब कुछ शांत हो जाता है। वो ज़ेन मंक आसपास कोई खतरा ना देखकर दोबारा एक बेजान स्टैचू में तब्दील हो जाता है। इधर हमारा चिन्मू खुशी के मारे पागलों की तरह झूम उठता है। जब चिन्मू खुद अपने स्पिरिचुअल माइंड के अंदर जाकर अपने स्पिरिट एम्ब्रियो को चेक करता है, तो वो देखता है कि उसके एम्ब्रियो के ठीक बीच में एक छोटे से बच्चे की स्टैचू बनी है। पर असल में वो कोई पत्थर की मूर्ति नहीं, बल्कि एक बहुत ही ह्यूज बेबी एम्ब्रियो था जो अब तक स्लीपिंग मोड में था। लेकिन तभी अचानक उस जायंट एम्ब्रियो ने अपने मुंह से एक तेज हवा का झोंका निकाला और चिन्मू को अपने अंदर खींच लिया। चिन्मू सीधे उसके पेट के अंदर समा जाता है, जहाँ पहुँचते ही वो खुद भी हूबहू उसी छोटे और जादुई बच्चे के रूप में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। इसका साफ मतलब था दोस्तों कि हमारे मॉर्टल हीरो का स्पिरिट एम्ब्रियो अब पूरी तरह से अवेकन यानी जागृत हो चुका था। चिन्मू अपनी बंद मुट्ठी को हवा में लहराते हुए पूरे कॉन्फिडेंस के साथ चिल्लाता है, आखिरकार मेरी डोमिनियरिंग बॉडी अवेकन हो गई। तो दोस्तों, आखिरकार हमने देखा कि कैसे एक साधारण मॉर्टल इंसान ने अपनी अटूट विल पावर, जिद और अपने ग्रैंडपा ग्रैनी के जीनियस गाइडेंस के दम पर इस पूरी कायनात की सबसे बेहतरीन और अनोखी स्पिरिट एम्ब्रियो को अवेकन कर ही लिया। लेकिन कहानी का असली रोमांच तो अब शुरू होने वाला है। क्या होगा हमारे सारे ग्रैंडपा और ग्रैनी का एक्सप्रेशन जब वे देखेंगे कि चिन्मू ने अपनी स्पिरिट अवेकन कर ली है, और जब वे देखेंगे कि चिन्मू की स्पिरिट कोई जानवर नहीं बल्कि एक ह्यूमन है। क्या हमारा हीरो इस खौफनाक वेस्टलैंड के जानलेवा खतरों के सामने टिक पाएगा, या फिर
फिर उसे कल्टीवेशन की इस क्रूर दुनिया में अभी और बड़े इम्तिहानों से गुजरना है। दोस्तों, ये तो बस एक छोटी सी शुरुआत है। आगे चलकर हम अपने इस विलेज बॉय चिन्मू की लाइफ में ऐसे बड़े बड़े और हैरत अंगेज चेंजेस होते देखेंगे, जहाँ वो अपनी ताकत से पूरी दुनिया में अपना नाम रोशन करने वाला है। कहानी आगे बहुत ही शानदार है फ्रेंड्स, और मैं इसी तरह एकदम परफेक्ट एक्सप्लेनेशन के साथ इसे आपके सामने पेश करता रहूंगा। आप बस अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना, इससे हमें मोटिवेशन मिलता रहता है। और ये एपिसोड यहीं खत्म होता है, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, टेक केयर।